तो हम लोग देखेंगे क्या इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद। मैं बता दूं ये इतिहास का है, क्या चीज का, ये इतिहास का है। इतिहास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद से। क्लियर है? तो पहले समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद होते क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसका उद्देश्य क्या है, आखिरकार राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है। तो पहले ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद होते क्या है, क्या अर्थ होते हैं इनके, क्या इनका उद्देश्य होता है। ठीक ना? तो राष्ट्रवाद होते क्या है, तो ये चीज समझो। ठीक ना? तो राष्ट्रवाद क्या होते हैं बच्चे, तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार की विचारधारा है। एक प्रकार की ये भावना है, एक प्रकार की ये विचारधारा है। कैसी विचारधारा है या कैसी ये भावना है, तो ये राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना या विचारधारा है। कैसी भावना और विचारधारा है, तो ये प्रेम की भावना है, ये लगाव की भावना है, ये अपने राष्ट्र के प्रति एकता की भावना है, ये अखंडता की भावना है, ये राष्ट्र के विकास की भावना है, ये राष्ट्र के विकास की भावना है, सामाजिक कल्याण की भावना है, इत्यादि हम लोग दे सकते हैं कि बहुत सारी भावना होते हैं। ठीक ना? ये सारे होते हैं, ये राष्ट्रवाद होते हैं। तो बेसिकली राष्ट्रवाद के जो अर्थ होते हैं ये तो समझ आ गए कि अर्थ क्या होती है। ये एक प्रकार की भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार की विचारधारा है। कैसी विचारधारा है, तो वो है तुम्हारी प्रेम की, राष्ट्र के प्रति प्रेम की विचारधारा, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की विचारधारा, अपने राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, विश्वास की, सामाजिक कल्याण की, ये सारे जो चीजें हैं ये राष्ट्रवाद हैं। ठीक ना? ये सारे जो भावनाएं ये राष्ट्रवाद के जो उदय करते हैं या राष्ट्रवाद के अर्थ को परिभाषित करते हैं, या इन सभी भावनाओं से राष्ट्रवाद का क्या होता है जी, अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक ना? या राष्ट्रवाद को और भी अन्य शब्द में हम लोग बोल सकते हैं, इन्हीं सबको क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्र के हित में जो कार्य हो, राष्ट्र के हित में जो कार्य हो या राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य हो, वो भी राष्ट्रवाद है। वो भी क्या है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद वो भी है, एक किसान कृषि करते हैं और कृषि से पूरे देश के खाद्य समस्या क्या होते हैं, कम होते हैं, या पूरे देश को खाद्य आपूर्ति होती है, तो वो भी एक प्रकार की राष्ट्रवाद है। एक सेना अपने देश के लिए बॉर्डर पे मर मिट जाते हैं, वो भी एक प्रकार के राष्ट्रवाद है। जो शिक्षक होते हैं वो स्टूडेंट के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के भविष्य के लिए जो कार्य करते वो भी एक प्रकार के राष्ट्रवाद है। तो ये सारे चीजें राष्ट्रवाद है। ठीक ना? भगत सिंह का मरना भी, वो शहीद होना भी राष्ट्रवाद था। साथ ही साथ गांधी जी के वो आजादी के लिए लड़ना भी राष्ट्रवाद था। सुभाष चंद्र के द्वारा जो सेना का गठन किया गया था वो भी एक प्रकार की राष्ट्रवाद था। अरे जो अपनी पत्रिका के माध्यम से जो उन्होंने जो भावना विकास किया भारत में कि हम भारत के हैं, हम भारत के निवासी हैं, ये जो भावना है ये भी तो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ तो समझ आ गए। अब उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवाद का उद्देश्य था कि सभी के मन में वो भावना का विकास करना, वो विचारधाराओं का विकास करना, जो क्या करे, जो ये कहे कि हम एक हैं, हम भारत के हैं, हम एक हैं, वैसी भावना है। तो उद्देश्य भी इनके स्पष्ट हो गया, आपको क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद के जो ये राष्ट्रवाद है इसका उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसकी बात करेंगे हम लोग अब, और क्यों, और ऐसा क्या क्या। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, इसे समझते हैं। उदय का क्या कारण था, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। ठीक है? तो इनके अनेक कारण थे, एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा कैसे और कैसे इनका राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में। तो राष्ट्रवाद के उदय में सबसे पहला इसका कारण हम लोग समझते हैं, सबसे पहला जो कारण समझते हैं वो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण को हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग, तो राजनीतिक व
प्रशासनिक कारण। पहला क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। उससे पहले मैं एक चीज और बतला दूं, उस समय क्या थे, भारत तो किसी का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। क्लियर है? तो ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो कारण डिस्कस करूंगा, या इसके बाद जो भी कारण डिस्कस करूंगा, उसे रिलेट करना है इस ब्रिटिश सरकार से। उसे रिलेट करना है कि वो क्या है, उसमें ब्रिटिश सरकार कहीं विलन का भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं थोड़े से ये भी दिखला रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। क्लियर है? तो हम लोग समझते हैं कि कहाँ ये अच्छे भी किए हैं ब्रिटिश सरकार ने। ऐसा नहीं है कि सारे जगह उन्होंने गलत ही कर दिया है, बहुत सारे ऐसे हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए हैं, ठीक ना। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल, उसका परिणाम देख ही रहे हैं आप लोग। तो नकारात्मक ज्यादा था, लेकिन सकारात्मक भी कुछ थे। कुछ सकारात्मक के एग्जाम्पल अगर हमें देने हो तो क्या हो सकते हैं, तो सकारात्मक एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे था विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, या सती प्रथा। ये सब जो थी, ये सबको थोड़े बहुत ये ब्रिटिश सरकार ने कम किया, और कई का खत्म भी किए कई को। तो वो सब कुछ सकारात्मक बिंदु थे ब्रिटेन के, सकारात्मक बिंदु थे ब्रिटिश सरकार का, लेकिन ऑल ओवर ज्यादातर नकारात्मक ही चीजें, निगेटिव ही थे इनका। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में क्या थे, तो देखो ये ब्रिटिश सरकार जो थी, कौन? ब्रिटिश सरकार हमारे लगभग में भारत के राज्य, लगभग में सभी राज्य को, भारत के लगभग में सभी राज्यों को क्या कर लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहे थे, नियंत्रण स्थापित किए हुए थे, कंट्रोल करके रखता था। क्लियर? वो डायरेक्ट भी कंट्रोल करके रखते थे और इनडायरेक्ट भी कंट्रोल करके रखा था। अब डायरेक्ट कंट्रोल कैसे? डायरेक्ट को कहते हैं हम लोग बच्चे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नियंत्रण भी था उसका और अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी था। प्रत्यक्ष नियंत्रण कहने का मतलब है डायरेक्ट वो उस राज को जीत लिए, जैसे बंगाल को जीत लिया था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट उस राज को जीत लिया, उस राज पे अपना कंट्रोल बनाए। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जैसे राजस्थान के कई राज्य थे, उन्हें जीते नहीं थे, लेकिन वहां पे अपना एक क्या बोलते हैं, एक समझो अपने चपरासी को या कर्मचारी को रख दिए थे, जो वहां की सारी इंफॉर्मेशन दे उन्हें, ब्रिटिश सरकार को। तो ये हो गए इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से क्या कर रहे थे, नियंत्रण कर लिए थे लगभग में सभी ने। तो अब मुझे बताओ, एक जगह पे और क्या था, नियंत्रण तो किए थे, और साथ ही साथ और क्या किए थे ब्रिटिश सरकार ने, तो एक समान कानून व्यवस्था सभी जगह लगाई हुई थी। एक समय समान कानून व्यवस्था थी, सामाजिक आर्थिक जो प्रणाली थी यहाँ की एक समान ही थी। तो यहाँ की जो व्यक्तियों की जो समस्या थी, मूलतः अगर किसान की समस्या, मजदूर वर्ग की समस्या की बात की, लगभग में सभी राज्यों में सभी जगहों पे क्या थे, एक समान ही थी। उन राज्यों के किसान, उनके जो लोग थे, आम जनता थे, व्यक्ति थे, मजदूर थे, विद्यार्थी थे, ये सब थे। उस समय आक्रोश की भावना उदय हुआ। आक्रोश की भावना जैसे ही बढ़ा, वही आक्रोश की भावना जब यहाँ के प्रत्येक राज्यों की अगर बात करो, इस राज्य के जो किसान थे, किसान में मान लो यहाँ के छात्र मान लो, मजदूर वर्ग मान लो, ये सब जो थे, ये सब, और इसके अलावा महिला भी मैं ले लूं, जनजाति भी ले लूं, महिला ले लूं, जनजाति ले लूं, ये सब सारे पीड़ित थे। और पीड़ित थे, सभी के मन में क्या था, तो सभी के मन में आक्रोश की भावना थी। सभी के मन में आक्रोश की भावना थी। आक्रोश की भावना थी। ये आक्रोश की भावना एक राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे। तो पहला तो समझ गए राजनीति और प्रशासनिक कारण में क्या क्या हुए थे, राजनीति और प्रशासनिक कारण में। अब दूसरा क्या हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सामाजिक कारण की ओर हम लोग देखते हैं और धार्मिक कारण की ओर देखते हैं। फिर धीरे धीरे आगे भी हम लोग देखते हैं। कारण क्या था, राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण क्या था, तो दूसरा हम लोग कारण ले लेते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है ना। तो सामाजिक व धार्मिक कारण, दूसरा क्या होता है, सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या कहते हैं। तो पहला तो सामाजिक कारण में मानो तो नस्लीय जो भेदभाव थी, नस्लीय भेदभाव,
अब ये पूछोगे सर ये नस्लीय भेदभाव क्या है? तो अंग्रेज गोरे थे और वो इंडियन को, जो भारतीय थे वो थोड़े से पीछे आंवले, और गोरे भी रहते हैं, पीछे आंवले काले ऐसे होते हैं। तो वो नस्लीय भेदभाव यहाँ पे रंग के आधार पे कर रहे थे। वो बोल रहे थे जो गोरे थे, अंग्रेज जो थे गोरे, वो खुद को महान समझ रहे थे, खुद को ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, तो सर्वश्रेष्ठ समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे, और बाकियों को तुच्छ समझते थे, छोटे प्राणी समझते थे। ठीक ना? तो ये नस्लीय भेदभाव उत्पन्न हुई, नस्लीय भेदभाव उत्पन्न हो गए। साथ ही साथ धार्मिक कारण में समझते हैं। अब देखो धार्मिक कारण में क्या किया, पहला तो इन लोग के थे, अंग्रेज ने एक काम देखा कि धार्मिक कारण उन्होंने क्या किया, तो कुछ जो अच्छे किए उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छे में क्या किया, तो इन्होंने सती प्रथा, मानव बलि, ये सबको उन्होंने खत्म कर दिया। क्या कर दिए? सती प्रथा, मानव बलि, इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां थे भारत में जो विद्यमान, खासकर जो हिंदू वर्ग थे उनमें विद्यमान, उसे कंप्लीट कर दिया। इनसे छोटे जो हिंदू वर्ग थे उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो उच्च हिंदू वर्ग थे उन्हें समस्या होने लगी, या हिंदू वर्ग को ऐसे लग रहे थे कि मेरे धर्म ये सब भ्रष्ट कर दिए, धर्म नष्ट कर दिए, ऐसी समस्या होने लगी। तो सती प्रथा, मानव बलि, इन्होंने तो वो बाल विवाह के साथ ही साथ सती पुनर्विवाह, इसे कैसे छोड़ दे, सती विधवा पुनर्विवाह, सती पुनर्विवाह नहीं, विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह कहने का मतलब ये है कि एक जो महिला है उनके पति मर गए और वो हो गई विधवा, तो उनका पुनर्विवाह नहीं हो सकते थे, उन्हें सती के रूप में क्या किए जाते थे, तो सती के रूप में अपने पति के चिता पर लेट के अपनी भी जो जान है, प्राण है, उसे त्यागने पड़ते थे। क्लियर है? लेकिन अंग्रेजों ने एक तो अच्छे काम किए, ये मानव बलि को रोक लगा दिया, सती प्रथा पे रोक लगाए, विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर दिए। दूसरी ओर देखते हैं, दूसरी ओर इन्होंने क्या किया, तो दूसरी ओर थोड़े से गलत भी है लेकिन किया, तो ये जो थे ये अपने धर्म के प्रचार करने लगे, जनजातियों को बोलने लगे कि तुम कौन से धर्म अपना लो, तो अंग्रेजों की धर्म अपना लो, ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में जो उस समय के जो भी भारतीय थे उन्हें कन्वर्ट करने लगे, चेंज करने लगे, परिवर्तित करने लगे ईसाई धर्म में। यहां से भी आक्रोश बढ़ी। तो ये एक धार्मिक कारण हो गए। सामाजिक कारण में एक और देखिए, जनजाति के भी समाज को इन्होंने डिस्टर्ब किया। जनजाति के समाज है उन्हें भी इन्होंने समस्या, प्रॉब्लम डाली। उनके जो वन थे वहां पे चले गए, वन पे अपना अधिकार घोषित कर लिया, और बहुत सारे कुछ थे सामाजिक कारण में। ठीक ना? अगर सामाजिक कारण में ही हम लोग शिक्षा को ऐड कर दें, इसी में क्या कर दें हम लोग, अगर शिक्षा को ऐड कर दें, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर हम क्या करें, तो इसमें हम लोग क्या करें, शिक्षा को ऐड कर दें कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के प्रसार में अंग्रेजों ने क्या किया। तो अंग्रेजों ने जो भारत में परंपरागत रूप से जो शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल को उन्होंने कंप्लीट खत्म कर दिया। गुरुकुल को खत्म कर दिया और अपना शिक्षा का विकास किया, जिसे इन्होंने नाम दिया आधुनिक शिक्षा प्रणाली। इन्होंने हमारी शिक्षा, जो भारतीय की परंपरागत जो शिक्षा थी, उनका नाश किया। क्यों नाश किया? तो खुद को सर्वश्रेष्ठ तो समझते थे, बुद्धिमान तो समझते थे, तो नाश कर दिया। और क्या किया? आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास किया। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या थे? तो ये अंग्रेज की शिक्षा प्रणाली थी, ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी, अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली थी। इसमें क्या कर रहे थे अंग्रेज? तो अंग्रेज अपने अनुसार से शिक्षा इसमें
सभी को देते थे। तो अंग्रेज की शिक्षा प्रणाली थी ये, क्लियर है। तो अंग्रेज की ये शिक्षा प्रणाली थी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। कॉर्नवालिस एक जो अंग्रेज अधिकारी हुए, उसने भारत में एक शिक्षा पद्धति बनाई जिसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली या पद्धति कहा गया। ये पद्धति के बारे में अवलोचक किसे बोलेंगे, तो जो इनकी बुराई करते। तो अवलोचकों का कहना है कि ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थे, ये भारतीयों को नौकर बनाने की प्रणाली थी और कुछ नहीं, नौकरशाही करने की प्रणाली थी। इसका एग्जाम्पल अभी भी आप देख सकते हैं। अभी कहाँ देख सकते हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट जॉब में है वो सरकार के खिलाफ एक शब्द ना बोले, भले सरकार किसी भी हद तक गिर जाए, एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर बोल दिए तो उन्हें अपने गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यही इसी की देन है, यही है। इन्होंने बोला कि नहीं, अगर नौकरशाही वाली बात है कि मेरा उद्देश्य नौकर बनाना नहीं है, नौकर बनाना नहीं है। इस शिक्षा बोले कि मेरे उद्देश्य नौकर बनाना है। फिर क्या बनाना है, तो इन्होंने एक नया चीज दिया, सिविल सेवा। सिविल सेवा में बदला दूं, यही सिविल सेवा है जिसे अभी के समय में सभी यूपीएससी समझते हैं। यही सिविल सेवा है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और कई प्रकार के पद हैं। उन्होंने बोला कि मैं इतना इन्हें राजा बनाना। अब इसके पीछे क्या लॉजिक थी इनकी शिक्षा प्रणाली की, तो ध्यान से समझो। इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक थी। इनसे पहले ये टैक्स किससे लेते थे? अंग्रेज टैक्स किससे लेते थे? किसानों से टैक्स लेते थे। किसानों से किसके थ्रू टैक्स लेते थे? किसके द्वारा? तो जमींदारों के द्वारा। ध्यान से समझना। अगर मैं इसे विस्तार से तुम लोग को समझाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ समझने की कोशिश करो कि कैसे ये हुए। यहां समझेंगे हम लोग कि आखिरकार क्या हुआ था ऐसा। तो अगर मैं इसे, तो इन्होंने पहले जो टैक्स थे, किसान से टैक्स लिया जाता था, किसान से कर को ही हम लोग टैक्स बोलते हैं, टैक्स लिया जाता था। यहां तक सभी को क्लियर है? ये टैक्स किसके द्वारा, कौन ये टैक्स को सारे अर्जन करके देते थे? तो इसको अर्जन करके देते थे जमींदार, इसे अर्जन करके देते थे जमींदार। लेकिन जमींदार के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा वो भ्रष्टाचार करते थे, जबरदस्ती टैक्स उक्स लेते थे और भी बहुत सारे तमाम बातें। वैसे हम लोग आगे करेंगे, जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज फिर से बात करेंगे कि किस तरह से जमींदारी व्यवस्था में क्या थी, वो कि फिर से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने की बात है ये सिविल सेवा वाले टॉपिक को। तो अब इनको अंग्रेजों ने हटाया और इसके जगह लाया डीएम, एसडीएम। इसके जगह लाए कलेक्टर, इसके जगह क्या लेके आए? कलेक्टर। ये सब क्या करते हैं? ये सब करते क्या हैं? ये सब तो वही करते हैं, भूमि की रख रखाव, सरकारी भूमि इधर उधर ना जाए, टैक्स की पैसे इधर उधर ना हो, टैक्स की सारे यही काम करते हैं। कौन करता था? पहले जमींदार। तो उनके पीछे जो उनकी सोच थी, कुछ ये सोच थी। तो उन्होंने कौन से आईएएस, डीएम, एसपी या कलेक्टर उनका अपना था, कौन से उन्होंने भारतीय के फायदे के लिए बनाए थे? अपने ही फायदे के लिए बना रहे थे कि मुझे टैक्स मिले, टैक्स वसूल करके देखे। अब कोई सरकारी पद पे रहे, अब यहां समझो, कोई सरकारी पद पे रहे तो व्यक्तियों को लगेंगे वो अच्छा ही कर रहा है। यही तो सबसे बड़ी भूल हो गई और कर दिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था। इनसे लोगों में, जनताओं में, किसान वर्गों में, शिक्षित वर्गों में बहुत ज्यादा आक्रोश आए थे। उस समय भी शिक्षा की स्थिति इसी तरह थी जैसे अभी है। कैसी थी? अगर मैं कंपेयर करूं तो उस समय भी बहुत ज्यादा शिक्षित बेरोजगार थे और अभी भी वैसे ही हो रहे हैं, बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार हैं। वो शिक्षित जो बेरोजगार थे वो कंपेयर तो करेंगे, जो अधिकारी थे वहां की अंग्रेजी अधिकारी थे उनसे कंपेयर करते थे। अंग्रेजी अधिकारी क्या थे? अंग्रेजों का क्या था, अपना सिस्टम में कुछ ऐसा भी था कि वो उच्च पद पर सिर्फ अंग्रेज ही बैठेंगे, भारतीयों को बैठने ही नहीं देते थे। तो ये भी थे आक्रोश का एक कारण छात्रों में, ठीक ना।
तो बहुत सारे कारण थे जिन्होंने राष्ट्रवाद का उदय कर दिया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें से एक और मैं बात करूं तो इसमें से जहां से क्वेश्चन काफी आते हैं, काफी बार वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो एक प्रेस एक्ट के बारे में या प्रेस के बारे में। प्रेस की भी बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका थी, खास के प्रेस के को अगर मैं रखूं तो बहुत बड़ी भूमिका थी। रेलवे की भी इसमें भूमिका थी। तो पहले हम लोग रेलवे कर लेते हैं, फिर प्रेस की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा कारण क्या देखेंगे? तीसरा कारण हम लोग देखेंगे रेलवे की भूमिका, कि रेलवे ने कैसे समाजवाद के विकास में अपना योगदान निभाया और किस तरह से ये बल एक दिए इनके विकास में। ठीक ना? तो रेलवे की भूमिका अब हम लोग देखते हैं। तो रेलवे की भूमिका में क्या देखते हैं हम लोग? तो पहले तो समझते हैं कि भारत में रेलवे कब आया और कैसे आया। तो हम समझते हैं 1853 में सबसे पहले भारत में रेल लाइन बिछाई गई, रेलवे आए। ठीक, 1853 में। और ये चले थे सबसे पहले कहां? तो बम्बई से थाने, बम्बई से थाने के बीच ये रेलगाड़ी सबसे पहले चलाई गई थी। बम्बई से थाने के बीच ये रेलगाड़ी सबसे पहले चलाई गई थी। इतना फैक्ट याद करें, ऑब्जेक्टिव में ये फैक्ट आ जाते हैं। तो 1853 में बम्बई से थाने के बीच चला था, सबसे पहले 1853 में आए थे। ये जो सबसे पहले आए थे ना, ये निजी व्यापारियों के लिए थे। निजी व्यापारी इन सभी के लिए थे। उस समय अकाल भी पड़ा था, विश्व अकाल भी पड़ा था और महामंडी की समय थे। तो समझो महामंडी के समय थे, तो ये लेके आए, अंग्रेज लेके आए। इससे नुकसान भी हुआ और काफी फायदे भी हुए। नुकसान में क्या हुए? तो छोटे जो उद्योग थे गांव सब में, वो सब थोड़े चौपट होने लगे। फायदा क्या हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुए। देखते हैं क्या हुआ। तो रेलवे के विकास में क्या किया? रेलवे सरकार ने किस लिए लेके आया था? रेलवे लाए थे अपने फायदे के लिए। हो क्या गया? भारतीयों को भी फायदे हो गए। 1853 में रेलवे आया, धीरे धीरे करके ये सभी के लिए, व्यापारी के बाद ये सभी के लिए आरंभ कर दिए गए रेलवे। अब रेलवे में क्या हुए? तो भारत, ध्यान से समझोगे, जो भारत है, भारत तो छोटे नहीं है, भारत तो छोटे नहीं है। हम लोग अगर बात कर ले भारत की, तो भारत तो छोटे नहीं है, जरे हो गए। तो भारत तो छोटे नहीं, इतने बड़े हैं भारत। अब रेलवे का विकास सबसे पहले इधर से हुआ, इधर से हुआ रेलवे का विकास। लेकिन धीरे धीरे रेल लाइन इधर 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 इधर, इस साइड ये सब होने लगे। अब एक जगह से व्यक्ति दूसरे जगह जा रहे हैं। तो जैसे रेल में आप लोग देखे होंगे, रेल में जब ट्रेन में सफर करते होंगे, तो जो जान पहचान का नहीं भी है ना, तो सफर के दौरान वो जान पहचान के बन जाते हैं। ठीक उसी तरह उस समय भी हुआ। और रेलवे भी धीरे धीरे चलती थी, छुक 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 छुक, वो वाली ट्रेन थी पहले। तो वो ही ट्रेन से छुक 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 छुक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रेन चलती थी। अब यहाँ के व्यक्ति से जब मिलेंगे तो क्या होंगे? कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत का अगर परिणाम ये हो कि आपका जो दुश्मन है ना, वो मेरा भी दुश्मन है, कहने का मतलब आपको जो सता रहे हैं ना, वो मुझे भी तो सता रहे हैं। अब मुझे ये पता चली कि हम लोग का तो एक ही है जो हम लोग के सभी का शोषण कर रहे हैं। और मैं तो ये सोच के जा रहा था रेल में कि मैं यहां से यहां जाऊं ना, मैं यहां से यहां चला जाऊं ना, तो शायद यहां से बेहतर जीवन होंगे। लेकिन मुझे रेल में ही पता चल गया। क्या पता चल गया? यहां जैसी स्थिति है ना, वैसे यहां भी स्थिति है। तो मुझे बतलाओ उस समय क्या भावना होगी? इधर ही रह जाते हैं अगर वही स्थिति में रहनी है, या ये स्थिति को सुधारनी है। अगर स्थिति को सुधारनी है तो क्या करने वाले हैं? मेरे मन में भी आक्रोश, इनके भी, पूरे देश के मन में आक्रोश। तो रेलवे ने तो यही किया। रेलवे क्या किया? व्यक्तियों में संपर्क स्थापित कर दिए, व्यक्तियों में संपर्क स्थापित कर दिए और व्यक्ति को एकजुट कर दिए कि आपकी समस्या मेरी समस्या है। एकजुट हो के हम लोग
इस समस्या का निवारण करते हैं। यही काम तो किए रेलवे। तो अंग्रेज जिसे अपने फायदे के लिए लेके आए थे, जरूरी नहीं है ना कि उन्हीं का सिर्फ फायदा हो, और भी है ना, उनका भी तो फायदा हो। तो क्या हो गया फाइनली, रेलवे के विकास ने क्या कर दिया, तो भारतीयों में एकजुटता ला दी। भारतीयों में क्या कर दे, एकजुटता ला दी। भारतीयों का एकीकरण कर दिए, भारतीय समस्याओं का एकीकरण कर दिए, जो आगे जाके राष्ट्रवाद के रूप ले लिए। उन्होंने भी तो महत्वपूर्ण योगदान निभाए, रेलवे भी तो एक महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। चलिए फिर इसके बाद हम चलते हैं किस पे, प्रेस पे चलते हैं। रेलवे समझ गए होंगे सभी, रेलवे की भूमिका समझ गए होंगे, रेलवे की भूमिका समझ गए होंगे। तो रेलवे की भूमिका के बाद हम लोग प्रेस की भूमिका समझते हैं। प्रेस क्या होते हैं, वही समाचार पत्र समझ लो, या जो मीडिया वाले जो चीजें होती हैं वो प्रेस के अंतर्गत आती है। तो प्रेस हम लोग समझते हैं। तो चौथा नंबर था ना ये, चौथा नंबर प्रेस। प्रेस की भूमिका को हम लोग समझते हैं। राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस का क्या भूमिका, प्रेस की क्या भूमिका रही है। तो प्रेस की भूमिका की अगर मैं बात करूं तो ये तो वो काम कर दिए जो बाकियों ने नहीं किया, या मैं ये बोलूं कि ये भी एक बहुत अच्छे काम फैक्टर के रूप में काम किए। जैसे रेलवे ने संपर्क स्थापित किया, ये भी संपर्क स्थापित कर दिए सभी में। तो भारत में रेलवे आई, भारत में प्रेस लेके आए अंग्रेज। प्रेस वो लेके किस लिए आए थे कि अगर प्रेस में अपनी भाषा अंग्रेजी, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में अगर किसी प्रकार की समाचार मुझे देनी है, किसे देनी है, किसी अधिकारी को, तो वो सरलता पूर्वक और सुरक्षित रूप से जाएंगे। इसमें डाक भी मैं ऐड कर दूं, तो ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि डाक की भी तो वही पर्पस थे, डाक की भी यही पर्पस थे। भारत में जो डाक और सेवाएं थी इनकी भी यही पर्पस थे। अंग्रेजी समाचारों को अंग्रेजी जो भाषा में अगर समाचार दे तो और अपने अधिकारी तक पहुंचाए तो वो सुरक्षित पहुंचे, ये उद्देश्य के साथ प्रेस और डाक को लेके आ गए अंग्रेज। लेकिन उसे भारत के विषय में पता नहीं था, भारतीयों के विषय में शायद पता नहीं था। तो अगर मैं इसे समझाऊं तो इस बार के जो नीट के री एग्जाम हुए हैं उनसे समझा सकता हूं। जैसे नीट के एग्जाम में क्या हुए थे, क्वेश्चन लीक हुए थे। आपने देखा था कि जो नीट के एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन लीक हुए थे। री एग्जाम के लिए सरकार ने क्या किया, टेलीग्राम को भैया बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, तो टेलीग्राम के माध्यम से ही तो क्वेश्चन लीक हो रहे हैं। अब मुझे तुम बतलाओ, टेलीग्राम को बंद कर दो, क्वेश्चन लिख रहे हो उसी के माध्यम से, क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी से नहीं हो सकते क्वेश्चन लीक। खैर छोड़ते हैं इस मुद्दे को, हम लोग आते हैं। तो उसी तरह अंग्रेजों ने भी ये सोचा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय भी कम चालाक थोड़ी ना, वो भी तो इंग्लिश पढ़ रहे थे, अंग्रेजी की समझ थी उसे भी। साथ ही साथ प्रेस तो अपने लिए लाए थे, भारतीयों भी तो खोल सकते हैं ना प्रेस, भारतीयों ने भी खोल ली प्रेस और सरकार को नकदम बोलो कर दिए। प्रेस के द्वारा भाई, प्रेस के द्वारा सभी को एकजुट करने लगे, सभी भारतीयों को एकजुट करने लगे। प्रेस के माध्यम से अच्छे अच्छे निबंध लिखते थे, वो भी अंग्रेजी में नहीं लिखते थे, अपनी भाषा में। भारतीय क्या कर रहे थे, समझो ध्यान से, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में भैया, अपनी भाषा में वो प्रेस, अपनी भाषा में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र बना रहे थे और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। अपनी भाषा जैसे बंगाली में कर रहे थे, हिंदी में कर रहे थे, संस्कृत में कर रहे थे। ये अपनी भाषा में प्रेस, देख रहे हो ना, अपनी भाषा में प्रेस करो, समाचार पत्र बनाओ, और वो समाचार पत्र को क्या करो, तो लेके और समाचार पत्र को के माध्यम से क्या है, राष्ट्रवाद की भावना का और विकास करो, एकजुट करो लोगों को, बतलाओ कि हम एक ही देश के, हमारी समस्या एक ही है। ये प्रेस के माध्यम से अपनी भाषा में, सभी को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा
में बिल्कुल ही समझ होती है, बिल्कुल समझ होती है। बाकी भाषा का कम समझ हो, लेकिन अपनी भाषा के बहुत अच्छे समझदार वो होते हैं। वही काम तो किए, वही काम किए। क्या किए? तो उन्होंने अपनी भाषा में प्रकाशन स्टार्ट कर दिए। तो ये जो प्रेस एक्ट थे ना, मैं बतला दूं, ये 1878 में आए थे अंग्रेज लेके। इतना हो गया कि सरकार को 4 साल में बंद करना पड़ा, नया कानून लेके आना पड़ा। इस पे नया कानून लेके आना पड़ा। क्या कानून लेके आए? ध्यान से समझोगे। कानून लेके आए कि जो प्रेस है ना, समाचार पत्र की स्वतंत्रता उन्हीं के पास होंगे जो अंग्रेजी भाषा में पत्र और समाचार पत्र का प्रकाशन करेंगे, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन करेंगे। उस समय एक बंगाली में पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर घोष जी के थे। अमृत बाजार पत्रिका, उससे रातों रात अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा बदलनी पड़ी, रातों रात। ये जो एक्ट लेके आए प्रेस वाले, इस एक्ट को कहा गया वर्नाकुलर एक्ट। क्या कहा गया इस एक्ट को? एक्ट क्या होते हैं बच्चे? कानून होते हैं। एक्ट होते हैं कानून। में बतला दूं जिन्हें नहीं समझ आ रहे हैं, एक्ट होते हैं कानून। हिंदी में ऐसे एक्ट लिखते हैं, एक्ट होते हैं कानून। कौन से कानून? वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट लेके आने पड़े। कौन से एक्ट? वर्नाकुलर एक्ट। कब आए थे? 1882 ईस्वी में लेके आने पड़े। और इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि जो अपना समाचार पत्र का जो प्रकाशन करेंगे उनकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। और कौन सी पत्रिका थी जो ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो ध्यान रखना, वो थी अमृत बाजार पत्रिका। इन्होंने अपनी भाषा रातों रात बदल दी। ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये क्वेश्चन, वो कौन से पत्रिका थी जिन्होंने अपनी भाषा रातों रात बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। इनकी क्या थे? ये बंगला की पत्रिका थी, बंगला भाषा में ये पत्रिका थी। इन्होंने अपनी भाषा कैसे, कौन से चेंज किए होंगे? तो बंगला से इंग्लिश में आए होंगे, रातों रात बदली है अपनी भाषा। तो ऐसे भी है, ठीक। तो समझ आए होंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक ना। अब इसके बाद एक और थे, राजनीतिक दल थे जो सक्रिय थे, लेकिन एक उसे भी चाहिए था ऐसा मोमेंट जो कह सके कि हम भारत के हैं, हमारी समस्या सभी की समस्या, ये सभी की समस्या हमारी भी समस्या है, हम लोग एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। तो एक राजनीतिक पार्टी थे, पहले से भी सक्रिय थे बहुत सारे पार्टी, लेकिन एकजुट होके 84 के आसपास एकजुट हुए और 85 में 1885 के आसपास में कांग्रेस की स्थापना कर दी। और एक राजनीतिक दल आ गए हम लोग के पास। तो राष्ट्रवाद में एक और नया क्या हो गया? राष्ट्रवाद में एक और नया रूप आ गए, बल मिल गए, और इस तरह राष्ट्रवाद के उदय हुए हैं भारत में। और ये विकास आगे भी चला। तो राष्ट्रवाद की भावना तो अब आ गए थे, इतना तो फिक्स था कि भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना कि हम भारत के हैं, हमारा देश भारत है, हम भारत के निवासी हैं, ये भावना तो आ गई थी। और फिर आगे क्या था? राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और फिर वो स्वतंत्रता की ओर बढ़े। इनमें जनजाति भी थे, मैंने अगर बात नहीं किया जनजाति के तो बहुत ही गलत होंगे। इसमें बहुत सारे जनजाति भी थे। और बस इतना ही नहीं था, इतना ही उदय का कारण है, और भी छोटे मोटे कारण हैं, लेकिन हम लोग एक रूप से अगर देखें, समग्र रूप से देखें तो इतना काफी है। यहाँ से जो क्वेश्चन भी आते हैं अच्छे आते हैं, और खासकर इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, हर बार लगभग में मुझे देखने 10 साल में अगर बात करो तो बहुत ज्यादा आए थे, 2 नंबर और 5 नंबर। अरे पिछले साल की बात कर लो, पिछले साल नहीं, मुझे लग रहा है 21 की बात है, 21 में भी आए थे, और उससे पहले भी आए हैं। पिछले साल मुझे याद नहीं यहाँ से थे, लेकिन यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो इस चीज समझ आए होंगे।
कि कब कैसे ये सब आए हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर की तरफ देखते हैं, अगले चैप्टर के इसी चैप्टर के अगले जो टॉपिक है उसे हम लोग डिस्कस